हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है एक बेहद खास किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बेहद खास मुकाम की। अपनी सफलता और समय पर अपना नियंत्रण। लोग खुद को खुश करने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। खुशी एक जटिल विषय है क्योंकि हम सब अलग हैं और सबकी खुशियां भी अलग हैं। लेकिन सभी को खुश होने के लिए जो एक कॉमन चीज चाहिए वो यह है कि लोग अपने जीवन को काबू में करना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, करने की क्षमता अमूल्य है। यही आपकी कमाई का सबसे बड़ा डिविडेंड है। यहाँ लेखक अपने जीवन से एक शानदार उदाहरण देते हैं। वो एक निवेश बैंकर बनना चाहते थे, लेकिन इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि इसमें अच्छा पैसा है। उन्होंने लॉस एंजलिस में एक निवेश बैंक में 4 महीने की इंटर्नशिप करके अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने के बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्हें काम के वो असहनीय घंटों की संख्या मंजूर नहीं थी। उनका अपने समय पर कोई नियंत्रण नहीं था और अनावश्यक रूप से लंबे समय तक काम करने के लिए कहा जाना पसंद नहीं था। सरल भाषा में कहें तो वो खुश नहीं थे। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्पबेल कहते हैं, आपके जीवन पे खुद का नियंत्रण किसी भी चीज से बेहतर है, चाहे वो आपका भारी भरकम वेतन हो या आपके घर का आकार या आपकी नौकरी की प्रतिष्ठा। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, उस पर नियंत्रण होने से ही लोगों को बहुत खुशी मिलती है। यहाँ संदेश यह है कि आप अपने पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि ये कि आप कितना पैसा कमाते हैं। पुराने समय में किसान या मजदूर की नौकरी में शारीरिक श्रम, सीमित घंटे और कम वेतन हुआ करता था। पर आज हमारे पास जिस तरह की पेशेवर नौकरियां हैं, उनमें आपको प्रबंधकों की तरह अपने हाथों से अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। यदि आपका काम कारों का निर्माण करना है, तो जब आप असेंबली लाइन पर नहीं होते हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप काम से दूर होते हैं और आपके उपकरण वहीं कारखाने में रखे रह जाते हैं। लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, एक विचार आधारित और निर्णायक कार्य, तो आपका उपकरण है आपका दिमाग, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आप अपनी यात्रा के दौरान अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, खाना बनाते समय, बच्चों को सुलाते समय और रात में जब भी आपकी आंख खुले आप उसी तनाव में हो सकते हैं। देखा जाए तो साल 1950 की तुलना में आपका काम शायद कम घंटों का हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं। तभी कहते हैं कि अपने समय को नियंत्रित कर पाना ही अपने धन का सबसे बड़ा लाभांश है। एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसे मैन इन द कार विरोधाभास कहा जाता है। जब आप किसी को अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं, तो आप शायद ये नहीं सोचते, वाह उस कार को चलाने वाला आदमी अच्छा है, बल्कि आप सोचते हैं, वाह अगर मेरे पास वो कार होती तो लोग सोचते कि मैं अच्छा हूं। यहाँ एक विरोधाभास है। लोग चाहते हैं कि उनका धन दूसरों को ये संकेत दे कि उन्हें पसंद किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में वही लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से कतराते हैं। उन्हें नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए आपकी प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि आपके पास धन है। वो आपके धन का उपयोग अपनी पसंद और प्रशंसा की अपनी इच्छा के लिए एक बेंचमार्क के रूप में करते हैं। पैसा निश्चित रूप से आपको शक्ति और महत्व का पद दे सकता है, लेकिन यह आपको सम्मान नहीं दिला सकता। सम्मान शक्ति और पद के लिए आ सकता है, लेकिन व्यक्ति के लिए नहीं। यदि सम्मान और प्रशंसा आपके लक्ष्य हैं, तो सावधान रहें कि आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं। अच्छी वैल्यूज, विनम्रता, दया और सहानुभूति आपको धन की किसी भी शक्ति से कहीं अधिक सम्मान दिला सकती है। इस मजेदार सफर पर हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। धन वो है जो आप नहीं देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध फ्रेंच फैशन डिजाइनर कोको शनेल ने कहा है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है और कुछ जो अमीर हैं। शनेल को उनकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। ये वो 2 विशेषताएं हैं जिन्होंने उन्हें फैशन के इतिहास में सबसे प्रभावशाली डिजाइनरों में से एक बनने में मदद की। पैसा महान है, जरूरी है और जीवन में बहुत सारे बंद दरवाजे खोल सकता है, लेकिन अंततः ये सब कुछ नहीं है। अगर हम वाकई में सच्चा सुख और सच्ची अमीरी की खोज करें ना, तो वो थोड़ा जटिल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम चर्चा कर रहे हैं विख्यात वित्तीय पत्रकार मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की।
जिसमें धन संपत्ति को एक मनोवैज्ञानिक ढंग से परोसने की कोशिश की गई है। जब पैसे की बात आती है तो बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं। यहाँ एक बात याद रखने लायक है, धन वो है जो आप नहीं देखते हैं। कोई व्यक्ति जिसके पास एक बहुत महंगा वाहन है उसे धनी माना जा सकता है, हालांकि आपके पास उनकी संपत्ति के बारे में एकमात्र जानकारी ये है कि उनके पास उस महंगी कार खरीदने से पहले की तुलना में अब कुछ पैसे कम हैं। अमीर और वाकई अमीर के बीच के अंतर को ध्यान से परिभाषित किया जाना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच अंतर न कर पाएं तो अक्सर हम खराब वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। हम जो देख सकते हैं उसके आधार पर हम धन के बारे में राय बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे पास यही ज्ञान है। हम लोगों के बैंक खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए हम वित्तीय सफलता का आंकलन करने के लिए बाहरी दिखावे पर भरोसा करते हैं, कारें, घर, इंस्टाग्राम पर प्रदर्शित तस्वीरें। लेकिन सच तो ये है कि दौलत वो है जो आप नहीं देखते। अच्छी कारें नहीं खरीदी गई, हीरे नहीं जड़ाए गए या घड़ियां नहीं पहनी गई। धन वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक आपके द्वारा देखे जाने वाले सामान में परिवर्तित नहीं किया गया है। चलिए यहाँ आहार और व्यायाम के द्वारा एक उपयोगी उदाहरण लेते हैं। वजन कम करना विशेष रूप से कठिन है, यहाँ तक कि जोरदार व्यायाम करने वालों में भी। व्यायाम ना अमीर होने जैसा है। आप सोचते हैं मैंने बहुत व्यायाम या काम कर लिया है और अब मैं अपने आप को एक बढ़िया भोजन खिला सकता हूँ। यहाँ वो महंगा भोजन असल में आपका धन कम कर रहा है। ऐसे में अगर आप वास्तव में उस तरह के खर्चे को नकारते हैं तो ही आप समझदार और अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जी हाँ, ये कठिन जरूर है और इसके लिए बहुत जबरदस्त आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। ये आप क्या कर सकते हैं और क्या करने के लिए चुनते हैं के बीच एक अंतर पैदा करता है जो आपको समय के साथ पता चलता है। हम उस तरह से धन के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि आप किसी ऐसी चीज की व्याख्या नहीं कर सकते जिसे आप नहीं देख सकते। लोग अनुकरण से सीखने में अच्छे होते हैं, लेकिन धन की छिपी प्रकृति दूसरों की नकल करना कठिन बना देती है। हम में से कई लोगों के लिए समस्या यह है कि समृद्ध रोल मॉडल ढूंढना आसान है, धनवानों को खोजना कठिन है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार उनकी सफलता अधिक छिपी हुई है। रोनाल्ड रीड अपनी मृत्यु के बाद कई व्यक्तियों के लिए एक वित्तीय रोल मॉडल बन गए, लेकिन जब तक वो जीवित थे तब तक वो किसी के आदर्श नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाग्य का एक एक पैसा छिपा कर रखा था। यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो उन्हें भली भांति जानते थे और उनसे प्रेम करते थे। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो मामूली से दिखते हैं लेकिन वास्तव में अमीर हैं। साथ ही ऐसे लोगों से भी जो अमीर दिखते तो हैं लेकिन दिवालिया होने के कगार पर हैं। दूसरों की उपलब्धियों का आंकलन करते समय और अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय इसे ना ध्यान में रखें। अगर आपके पास जो पैसा है उसे खर्च नहीं कर सकते हैं तो क्या करें? ये हम अपने अगले महत्वपूर्ण पड़ाव में जानेंगे, जो है पैसे बचाने के विषय में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सेव मनी, पैसे की बचत। कितनी कमाल की बात है ना कि वो इकलौती चीज जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसी से बस वो एक चीज बनती है जो हमारे लिए मायने रखती है। जी हाँ, बात पैसों की हो रही है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आज की इस चर्चा में आइए पैसे बचाने की कुछ आसान से उपाय सीखते हैं। देखिए, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जो पैसे बचाते हैं, दूसरे वो जो नहीं सोचते कि वो बचा सकते हैं, और तीसरे जो नहीं सोच सकते कि उन्हें बचाने की जरूरत है। आज की ये चर्चा बाद के 2 तरह के लोगों के लिए है। आइए जानते हैं पैसों से संबंधित वो 7 स्टेप्स जो बचत के महत्व को समझाते हैं। 1, धन का निर्माण आपकी आय या निवेश रिटर्न के साथ बहुत कम है और आपकी बचत दर के साथ बहुत कुछ करना है। इसे समझने का एक शानदार तरीका तेल के साथ पैसे की तुलना है। 1970 के दशक में तेल की खपत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जल्दी ही लोगों को एहसास हुआ कि तेल सीमित है और खत्म हो सकता है। इस समस्या का मुकाबला करने के लिए लोगों ने अधिक तेल खोदने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ऊर्जा बचत करने वाली मशीनरी और वाहन बनाकर अपने पास मौजूद तेल का संरक्षण करना शुरू कर दिया। आपके पैसे से भी ऐसा ही किया जा सकता है। आप जो कुछ भी लेते हैं उसे खर्च करने के बाद धन केवल संचित बचा हुआ है। और चूंकि आप उच्च आय के बिना धन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उच्च बचत दर के बिना धन बनाने का कोई मौका नहीं है। ये स्पष्ट है कि कौन सा अधिक मायने रखता है। 2,
धन का मूल्य आपकी आवश्यकता के हिसाब से होता है। आपके पैसे की दक्षता आपके द्वारा अर्जित धन से अधिक महत्वपूर्ण है। कम पैसे में खुश रहना सीखना आपके पास जो है और आप जो चाहते हैं उसके बीच एक अंतर पैदा करता है। अपनी तनख्वाह बढ़ाने से मिलने वाले अंतर के समान, लेकिन आपके नियंत्रण में। एक उच्च बचत दर का मतलब है कि आप जितना खर्च कर सकते हैं उससे कम खर्च करना, और कम खर्च होने का मतलब है कि अगर आप अधिक खर्च करते हैं तो आपकी बचत तुलना में आगे बढ़ जाती है। 3, आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपकी जरूरतें आपके आत्म मूल्य के बराबर हैं। एक बार जब आप भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाते हैं और साथ ही आप अपनी कारों की तरह अपने आराम के स्तर को प्राप्त करते हैं, इससे ऊपर की हर चीज को खुद का प्रतिबिंब माना जाता है। आपका पैसा कम होना शुरू हो जाएगा यदि आप इसे दूसरे लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं कि आपके पास पैसा है। अपनी बचत बढ़ाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है अपनी आय नहीं बढ़ाना। यह आपकी विनम्रता को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। 4, लोगों की बचत करने की क्षमता उनके नियंत्रण में। कम खर्च करके बचत की जा सकती है। यदि आप कम चाहते हैं तो आप कम खर्च करते हैं, और आप कम इच्छा करेंगे यदि आप इस बात की कम परवाह करते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। इस पुस्तक से आप जो सबसे अच्छी सीख ले सकते हैं वो ये है कि पैसा वित्त की तुलना में मनोविज्ञान पर अधिक निर्भर करता है। 5, आपको बचत करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग घर या नई कार या सेवानिवृत्ति के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचाते हैं, जबकि ऐसा करना एक अच्छी बात है। बचत के लिए कुछ खरीदने के स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ बचत के लिए बचत कर सकते हैं। केवल एक विशिष्ट लक्ष्य की बचत करना एक अनुमानित दुनिया में समझ में आता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। खर्च करने के उद्देश्य के बिना बचत आपको विकल्प और लचीलापन प्रदान करती है, जिससे आप प्रतीक्षा कर सकते हैं या उछाल सकते हैं। ये आपको सोचने की अनुमति देता है, साथ ही अपनी शर्तों पर अपनी दिशा बदलने की अनुमति भी। 6, अपने समय पर लचीलापन और नियंत्रण धन पर एक अनदेखी वापसी है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि आपका बैंक आपको अपने नकद पर कितना रिटर्न देगा, ताकि आप करियर बदलने या जल्दी सेवानिवृत्त होने या चिंता से मुक्त होने की योजना बना सकें? ये तय करना मुश्किल है। जब आपका अपने समय पर नियंत्रण नहीं होता है तो आप अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन अगर आपकी बचत आपको सही अवसर की प्रतीक्षा करने देती है तो ये आपकी बचत पर एक छिपा हुआ प्रतिफल है। 7, छिपे हुए रिटर्न्स और उनका महत्व। आज की दुनिया में इस तरह के छिपे हुए रिटर्न का महत्व पहले की तुलना में कहीं अधिक है। नौकरियां सीमित लग सकती हैं और निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा भी अधिक है। एक दिन हार कर आप उस पहले अवसर को स्वीकार कर लेते हैं जो आपको मिल सकता है, क्योंकि खाली बैठना और अधिक कठिन हो जाता है। और चूंकि अपने समय और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण रखना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से एक बन रहा है, इसलिए लोग ऐसा कर सकते हैं और लोगों को ऐसा करके पैसा बचाना चाहिए। ये तर्क वितर्क यूं ही चलते रहेंगे, आप भी संग रहिए। उचित बनाम तर्क संगत। जब भी बात रीजनेबल वर्सेस रैशनल की हो तो हमेशा तर्क संगत होने की कोशिश करने की तुलना में कई बार उचित कार्य करने का लक्ष्य रखना बेहतर है। इससे ना कई बार बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और धन संपत्ति के मनोविज्ञान की इस चर्चा में आज बात करते हैं उचित बनाम तर्क संगत की। यानी क्या रीजनेबल है और क्या रैशनल, और इन दोनों का क्या महत्व है। आइए समझते हैं मशहूर लेखक मॉर्गन हाउसल की लिखी इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए। इंसान को रोबोट या मशीन से अलग करना आसान है। कैलकुलेटर आपको किसी भी समीकरण का सही उत्तर देगा, चाहे आप उससे कितनी भी बार पूछें। आप इसके बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर तर्क संगत सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम किया गया है जो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्यों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम इतने सारे कारकों से निपटते हैं। हमारी भावनाओं को एक सरल उदाहरण देने के लिए पूरी तरह से तर्क संगत होना लगभग असंभव है। हम एक तर्क संगत दुनिया में नहीं रहते हैं, इसलिए हम जो सबसे अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं वो उचित है।
इस कड़ी में लेखक बताते हैं कि एक उचित दृष्टिकोण हमेशा तर्क संगत से बेहतर क्यों होगा, खासकर जब आप पैसों के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं 19वीं सदी के मनोचिकित्सक जूलियस वैगनर ज़ोरिक की, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, विशेष रूप से मलेरियोथेरेपी नाम के उनके अनूठे उपचार के लिए। इसमें वो सिफिलिस का इलाज करने के लिए रोगियों को मलेरिया के इंजेक्शन लगाते थे। ये सुनने में काफी बेतुका और खतरनाक है, लेकिन कई रोगियों को खोने के बाद जूलियस ने अपने इलाज से 60% की सफलता दर हासिल कर ली। उन्होंने देखा कि बुखार होने पर सिफिलिस के रोगी बेहतर तरीके से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बुखार किसी भी संक्रमण से लड़ने की शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। जूलियस ने सोचा कि एक मरीज में मलेरिया का इंजेक्शन लगाकर वो बुखार पैदा कर सकता है और इस तरह सिफिलिस को ठीक करने में मदद कर सकता है। अब तर्क संगत दृष्टिकोण से 60% की सफलता दर ये देखते हुए खराब नहीं है कि बीमारी के लिए कोई और उपचार नहीं थे, लेकिन यदि आप किसी से पूछें कि क्या वो मलेरिया से बुखार प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा नहीं। बुखार इस स्थिति में फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन सामान्य तौर पर बुखार से तकलीफ होती है और ऐसा कोई नहीं चाहेगा। जब आप निवेश के बारे में बात करते हैं तो कई लोग हो सकते हैं जो निवेश, वित्तीय सलाह और चक्रवृद्धि के बारे में ज्ञान बांटे, लेकिन सच तो यह है कि इसमें हमेशा जोखिम का एक तत्व शामिल होगा और आपके पास लाभ प्राप्त करने का फुल प्रूफ और रैशनल फॉर्मूला कभी नहीं हो सकता है। अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार आगे कहां जा रहे हैं, इसके बारे में अधिकांश पूर्वानुमान भयानक हैं, लेकिन पूर्वानुमान लगाना उचित है। निवेश के पूर्वानुमानों पर कार्रवाई करना खतरनाक है, लेकिन ये समझ में आता है कि लोग भविष्यवाणी करने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होने वाला है। ये मानव स्वभाव है। लोग अक्सर अपने देश में और अपनी परिचित कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं, दुनिया भर की अन्य 95% जगहों को अनदेखा करते हुए। आप तर्क कर सकते हैं कि आपका निवेश कुछ अजनबियों को प्रभावी रूप से पैसा दे रहा है। यदि परिचितता आपको उन अजनबियों का समर्थन करने के लिए विश्वस्त करती है, तो ये उचित है। अगर आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करें जिसकी आपको परवाह नहीं है, तो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो आप मजे से इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर कभी वक्त बदले तो किसी ऐसी चीज पर पैसा खोना जिसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है थोड़ा मुश्किल काम है और तकलीफ दे भी। यदि आप किसी कंपनी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं तो आप उसके मिशन, उत्पादन, टीम, विज्ञान, जो कुछ भी पसंद करते हैं, उन पर पैसा गंवाने में कम से कम ऐसा महसूस करेंगे कि आप किसी सार्थक चीज का हिस्सा हैं, और यही हार न मानने के लिए आपकी आवश्यक प्रेरणा हो सकती है। आमतौर पर वो करें जो आपको पसंद है। ऐसी बातें सिर्फ फॉर्चून कुकी की तरह लगती हैं, लेकिन अगर आप इसे सफलता की बाधाओं से निपटने के लिए आवश्यक धीरज प्रदान करने वाली सलाह के रूप में देखते हैं, तो ये एक अच्छी खासी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हो सकती है। ऐसी ही और स्ट्रैटेजीज पर आगे भी बात करते रहेंगे। आप बने रहें हमारे संग। हैरानी की बात। कैसी आयरनी है कि वही इतिहास जो बीत चुका है, परिवर्तन के अध्ययन के लिए भविष्य के मानचित्र के रूप में उपयोग किया जाता है ना हैरानी की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है धन संपत्ति के मनोविज्ञान की। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर स्कॉट सैगन के अनुसार अर्थव्यवस्था या निवेश बाजारों का अनुसरण करने वाले सभी लोगों को अपनी दीवार पर लटका देना चाहिए जो चीजें पहले कभी नहीं हुई हैं, वो हर समय होती हैं। इतिहास वैसे तो आश्चर्यजनक घटनाओं का अध्ययन है, लेकिन ये अक्सर निवेशकों और अर्थशास्त्रियों द्वारा भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे आप विडंबना मानते हैं या समस्या? इतिहास हमें हमारी अपेक्षाओं को जांचने में मदद करता है, लेकिन ये किसी भी तरह से भविष्य का नक्शा नहीं है। कई बार निवेशक एक जाल में फंस जाते हैं जिसे इतिहासकारों की भविष्यवाणी कह सकते हैं, पर इसके लिए आप निवेशकों को दोष नहीं दे सकते। यदि आप निवेश को एक कठिन विज्ञान के रूप में देखते हैं, तो इतिहास भविष्य के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक होना ही चाहिए। खैर, उनमें से कई निवेशकों की भावनाएं होती हैं, इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन है कि वो आगे क्या करेंगे। अर्थशास्त्र की आधारशिला ये है कि चीजें समय के साथ बदलती हैं। आगे क्या होने वाला है, इसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इतिहास का उपयोग आम बात है।
ऐतिहासिक डेटा में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं रिकॉर्ड तोड़ने वाली घटनाएं हैं और वही हैं जो अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार चलाती हैं, जैसे व्यापक मंदी, द्वितीय विश्व युद्ध, .com बबल या फिर 11 सितंबर वगैरह। ये मुट्ठी भर बाहरी घटनाएं बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं क्योंकि वो अपने साथ और भी कई असंबंधित घटनाओं को प्रभावित करती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी समय जो हो रहा है उसका अधिकांश हिस्सा पिछली कुछ घटनाओं से जुड़ा हो सकता है, जिनकी भविष्यवाणी करना लगभग असंभव था। ऐसा नहीं है कि हमें अतीत के आश्चर्यों का उपयोग भविष्य की सीमाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में करना चाहिए, बल्कि हमें पिछले आश्चर्यों का उपयोग एक प्रवेश के रूप में करना चाहिए कि हमें नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। इतिहास अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के भविष्य के लिए एक भ्रामक मार्गदर्शक हो सकता है, क्योंकि ये उन संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार नहीं है जो आज की दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं। आइए जानते हैं कि क्या बदला था। जैसे जैसे अवसर बढ़े, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, प्रौद्योगिकी ने सूचना को अधिक सुलभ बनाया और उद्योग बदल गए, क्योंकि अर्थव्यवस्था औद्योगिक से प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बदल गई, जिसमें अलग अलग व्यवसाय चक्र और पूंजी उपयोग है। इस तरह चीजें बदल गई। निवेश इतिहास की एक दिलचस्प बात यह है कि आप जितना पीछे देखते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आप एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जो अब लागू नहीं होती। कई निवेशक और अर्थशास्त्रियों को ये लगता है कि उनके पूर्वानुमान दशकों, यहाँ तक कि सदियों के आंकड़ों के आधार पर हैं, लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, हाल का इतिहास अक्सर भविष्य के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है। निवेश में एक सामान्य वाक्यांश है जिसे आमतौर पर मजाक में इस्तेमाल किया जाता है कि ये इस बार अलग है। यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति का खंडन करने की जरूरत पड़े जो बिना अतीत को प्रतिबिंबित किए भविष्यवाणी कर रहा हो ना, तो बस इतना कह दीजिए, ओ तो आपको लगता है कि ये इस बार अलग है। ये निवेशक जॉन टेम्पल्टन कहते हैं कि निवेश में 4 सबसे खतरनाक शब्द हैं, इस बार ये अलग है। हालांकि वो ये बात मानते हैं कि कम से कम 20% समय बात अलग ही होती है। दुनिया बदल जाती है और ये बदलाव वही हैं जो समय के साथ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पैसों के बारे में सोचते समय इतिहास को नजरअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इतिहास में आप जितना पीछे देखेंगे आपके निष्कर्ष उतने ही ज्यादा सामान्य होने चाहिए। सामान्य चीजें जैसे लालच और भय के साथ लोगों का संबंध, तनाव में वो कैसे व्यवहार करते हैं और प्रोत्साहन के प्रति वो कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, समय के साथ कैसे स्थिर होते हैं। लेकिन विशिष्ट रुझान, विशिष्ट व्यापार, विशिष्ट क्षेत्र, बाजारों के बारे में विशिष्ट कारण संबंध और लोगों को अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, ये हमेशा प्रगति के विकास का एक उदाहरण है। इतिहासकार भविष्यवक्ता नहीं है, तो सवाल यह है कि हमें कैसे सोचना चाहिए और भविष्य की योजना कैसे बनानी चाहिए। इस पर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। गलती की गुंजाइश। आप जानते हैं ना कि आपके प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा होना चाहिए प्लान मुताबिक ना हो पाने का भी प्लान करना। यानी कोई जरूरी नहीं कि आप जैसा सोच रहे हो हमेशा वैसा ही हो, और हर समझदार इंसान के पास हमेशा किसी भी योजना में गलती होने की गुंजाइश होनी ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, चर्चा हो रही है धन संपत्ति के मनोविज्ञान पर मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ भाग में से, और मैं हूँ पल्लवी। जब आपके घर पर कुछ मेहमान आ रहे हों और आप एक नई खाने की रेसिपी आजमा रहे हों, तो हो सकता है कि आप कुछ अतिरिक्त तैयार करना चाहें, कुछ ऐसा जो आप पहले भी पका चुके हों। अक्सर ये इसलिए भी होता है कि क्या पता जिस नई रेसिपी को आप आजमा रहे हैं वो आपकी इच्छा अनुसार न बने। त्रुटियों की प्रत्याशा या गलती की गुंजाइश इसी को कहते हैं। त्रुटि के लिए जगह रखने में हमारी बुद्धि ये स्वीकार करती है कि कुछ अनिश्चित और अज्ञान होना भी जीवन का एक अहम हिस्सा है। उनसे निपटने का एक यही तरीका है कि आप क्या सोचते हैं और क्या हो सकता है, इसके बीच की खाई को बढ़ाकर आपके पास एक दिन और लड़ने की सक्षमता हो। लेकिन लोग लगभग हर उस चीज में गलती की गुंजाइश को कम आंकते हैं जो वो तब करते हैं जहां पैसा शामिल होता है। स्टॉक विश्लेषक अपने ग्राहकों को मूल्य का लक्ष्य देते हैं, मूल्य की सीमा नहीं। आर्थिक पूर्वानुमान लगाने वाले भी व्यापक संभावनाएं नहीं बताते, जबकि सटीक आंकड़ों के साथ चीजों की भविष्यवाणी करते हैं।
जो पंडित अटल निश्चय के साथ बोलता है, उसके अनुयायी उस व्यक्ति की तुलना में ज्यादा होंगे जो ये कहे कि हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते। इसीलिए शायद बेंजामिन ग्राहम को सुरक्षा का मार्जिन नामक एक सामान्य अवधारणा के लिए जाना जाता है। वो कहते हैं, सुरक्षा के मार्जिन का उद्देश्य पूर्वानुमान को अनावश्यक रूप से प्रस्तुत करता है। त्रुटियों की प्रत्याशा की सराहना नहीं की जाती, बल्कि इसे गलत समझा जाता है। लोग इसे अक्सर एक रूढ़िवादी बचाव के रूप में देखते हैं, जिसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं या अपने विचारों में विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये बिल्कुल विपरीत होता है। ये समझने के लिए आप अपनी वित्तीय योजनाओं में त्रुटियों की प्रत्याशा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप 50 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होना चाहते हैं और आप पिछले सभी वर्षों की वापसी दरों को ध्यान में रखते हुए हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करना शुरू करते हैं। सिद्धांत रूप में ये एक अच्छा विचार प्रतीत होता है, लेकिन आप जो अनुमान नहीं लगा रहे हैं वो हैं अगले 50 वर्षों की अनिश्चितताएं। एक बुनियादी उदाहरण ये है कि यदि आप या आपके परिवार में कोई भी चिकित्सा आपात स्थिति से पीड़ित हो जाए और आपको अपने पैसे की आवश्यकता पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी योजनाओं के लिए दिए गए समाधान के अनुसार आपको अगले 50 वर्षों के प्रतिफल को पिछले 50 वर्षों के प्रतिफल के 1/3 होने का अनुमान लगाना चाहिए। कम अनुमान लगाने से आपको किसी भी अनिश्चितता के लिए तैयार होने में मदद मिल सकती है, या कम से कम आपकी योजनाओं पर उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जीवन में बहुत सी चीजों के लिए एक अच्छा नियम है कि जो भी कुछ टूट सकता है वो अंततः टूट ही जाएगा। इसलिए यदि बहुत सी चीजें अगर किसी एक चीज के काम करने पर निर्भर करती हैं और वो चीज टूट जाती है तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ये विफलता का एकमात्र बिंदु है। ऐसे में गलती की गुंजाइश आपके लिए अपने लक्ष्य का विस्तार करने की तरह है। ये सोच आपको उन सभी परेशानी और निराशा वाली घटनाओं से बचाने में भी मदद करती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अनुमान लगाइएगा कि आप अपनी बचत का उपयोग कैसे करेंगे। ऐसा मानना होगा जैसे आपको पता है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है और आपके आने वाले दिनों में क्या खर्चे होंगे, और हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। कुछ वित्तीय योजनाएं जो केवल जाने माने जोखिमों के लिए तैयार होती हैं, उनमें इतना मार्जिन हमेशा होता है कि वास्तविक दुनिया में सर्वाइव कर सकें, क्योंकि हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी योजना के अनुसार न होने की योजना बनाना। बात अभी पूरी नहीं हुई है, आप कहीं मत जाइएगा। निराशावादी होने का मनोविज्ञान। दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि 2 नई फिल्में लॉन्च हो रही हैं। पहली एक लड़के के बारे में है जो धीरे धीरे अपने सपनों पर काम कर रहा है और वो सब कुछ हासिल कर रहा है जो वो चाहता है, अपनी पसंद का करियर और एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार। और दूसरी फिल्म में प्राकृतिक आपदाओं या एलियंस की वजह से दुनिया का अंत होने वाला है। तो आप किसे देखना चाहेंगे? पहली फिल्म की कहानी बेहतर हो सकती है, लेकिन दूसरी निश्चित रूप से अपनी विनाशकारी प्रकृति के लिए अधिक दिलचस्प होगी। अधिकांश लोगों के लिए आशावाद सबसे अच्छा दाव है, क्योंकि दुनिया ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर होती है, लेकिन निराशावाद हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। निराशावाद आशावाद से अधिक सामान्य ही नहीं, अधिक स्मार्ट भी लगता है। ये बौद्धिक रूप से लुभावना है और इस पर आशावाद की तुलना में अधिक ध्यान दिया गया है ना? थोड़ा हैरान करने वाली बात। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है धन संपत्ति का मनोविज्ञान। अगर किसी को बताएं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे या आपको संदेह की नजर से देखेंगे। किसी को बताएं कि वो खतरे में हैं तो आपको उनका अभिवाजित ध्यान तुरंत मिलता है, खासकर जब आप पैसों के बारे में बात करते हैं। भला क्यों? और ये कैसे प्रभावित करता है कि हम पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं? ऐसा होने के 3 कारण हैं। पहला, जब कुछ बुरा होता है तो ये सभी का ध्यान आकर्षित करता है। आप जानते हैं कि 2 विषय हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं, पैसा और स्वास्थ्य। जबकि स्वास्थ्य के मुद्दे व्यक्तिगत होते हैं, पैसे के मुद्दे अधिक व्यवस्थित होते हैं। एक कनेक्टेड सिस्टम में जहां एक व्यक्ति के फैसले हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं, ये समझ में आता है कि वित्तीय जोखिम क्यों सुर्खियों में आते हैं और कुछ अन्य विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए जब पैसों की बात आती है तो जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो वो आकर्षक नहीं लगता, लेकिन बाजार के खराब पूर्वानुमान या मंदी की बातें अधिक चिंताजनक हैं और अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। दूसरा,
निराशावादियों की भविष्यवाणी बाजार के अनुकूल क्षमता पर विचार नहीं करती है। अर्थशास्त्र में एक अनकहा कानून है, बेहद अच्छी और बेहद बुरी परिस्थितियां शायद कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती हैं। ये मान लेना और कहना कि कुछ बुराई होगा आसान है और ये प्रेरक है, क्योंकि इसके लिए दुनिया को बदलने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोग अनुकूलन करते हैं और इस तरह कई बार हम देखते हैं कि समस्याओं का समाधान हो रहा है। ऐसी धमकी समान मात्रा में समाधान को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक इतिहास में सीधी रेखाओं में भविष्यवाणी करना एक सामान्य सी बात है, जिसे निराशावादियों द्वारा बहुत आसानी से भुला दिया जाता है। तीसरा, प्रगति बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन असफलताओं को नजरअंदाज करना बहुत जल्दी होता है। कितनी ही बार हमने देखा है कि रातों रात बहुत बड़ी त्रासदी होती है, रातों रात चमत्कार कम ही देखने को मिलते हैं। निराशावाद के इर्द गिर्द एक कथा बनाना आसान है, क्योंकि कहानी के टुकड़े नए और निकट के होते हैं। आशावादी बातों के लिए इतिहास और विकास के एक लंबे खंड को देखने की आवश्यकता होती है, जिसे लोग भूल जाते हैं और उन्हें एक साथ रखने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। चीजों के महान होने की अपेक्षा करने का अर्थ है सब कुछ सपाट सा लगना, आम सा महसूस करना, कुछ अलग नहीं हो रहा है जैसे ख्याल आना। निराशावाद उम्मीदों को कम करता है, स्वाभाविक परिणामों और उन परिणामों के बीच की खाई को कम करता है जिनके बारे में आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। शायद इसलिए ये इतना मोहक है। चीजों के खराब होने की उम्मीद करना सुखद आश्चर्य करने का सबसे अच्छा तरीका है जब वो नहीं होती हैं। आशावाद से लगता है कोई आपको कुछ बेच रहा हो, लेकिन निराशावाद ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। ये सारे भाव पैसे के प्रति हमारे मनोविज्ञान को दर्शाते हैं। चर्चा ना बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। सब कुछ विश्वास करने लायक। दोस्तों, धन संपत्ति के मनोविज्ञान को थोड़ा और समझने के लिए बात करते हैं विश्वास की। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। जब हम अर्थव्यवस्थाओं, व्यवसायों, निवेशों और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं, तो हम मूर्त चीजों के बारे में सोचते हैं। हमारे पास कितना सामान है और हम क्या करने में सक्षम हैं। लेकिन कहानियां अब तक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत हैं। यही वो ईंधन है जो अर्थव्यवस्था के मूर्त भागों को काम करने दे सकती हैं, या वो ब्रेक जो हमारी क्षमताओं को नियंत्रण में रखता है। व्यक्तिगत स्तर पर अपने पैसे का प्रबंधन करते समय कहानी संचालित दुनिया के बारे में दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, जितना अधिक आप चाहते हैं कि कुछ सच हो, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप एक ऐसी कहानी पर विश्वास करेंगे जो इसके सच होने की बाधाओं को कम करती है। जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हमें सच लगती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सच हो। लेखक उन्हें आकर्षक कथाएं कहते हैं। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, विशेष रूप से निवेश और अर्थव्यवस्था पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक आकर्षक कल्पना तब होती है जब आप स्मार्ट होते हैं, आप समाधान खोजना चाहते हैं, लेकिन सीमित नियंत्रण और उच्च दाव के संयोजन का सामना करते हैं। वो बेहद शक्तिशाली होते हैं। वो आपको किसी भी चीज के बारे में विश्वास दिला सकते हैं। इतनी सारी वित्तीय राय हैं कि एक बार जब आप कोई रणनीति या पक्ष चुनते हैं तो आप आर्थिक और मानसिक रूप से उनमें निवेशित हो जाते हैं। किसी को अगले वॉरेन बफे के साथ निवेश करने का मौका देने की घोषणा करें तो लाखों लोग इसके पीछे अपनी जीवन भर की बचत लगा देंगे। यदि आपको लगता है कि मंदी आ रही है और आप अपने सभी शेयरों को प्रत्याशा में बेच देते हैं, तो अर्थव्यवस्था के बारे में आपका दृष्टिकोण अचानक से विकृत हो जाएगा, जो आप चाहते हैं। हर छोटी घटना एक संकेत की तरह दिखेगी कि कयामत आ गई है। शायद इसलिए नहीं कि ऐसा है, बल्कि इसलिए कि आप इसे चाहते हैं। 2, दुनिया के बारे में हर किसी का एक अधूरा नजरिया होता है, लेकिन हम अंतराल को भरने के लिए एक पूरी कथा बनाते हैं। जीवन का सीमित ज्ञान रखने वाला बच्चा अभी भी खुश रहेगा क्योंकि वो खुद को समझाने के लिए अपने दिमाग में कहानियां बनाता है कि सब कुछ ठीक है। वो सांता क्लॉज द्वारा उपहार लाने या टूथ फेरी को अपने तकिए के नीचे पैसे छोड़ने के विचार से खुश हो सकता है। ये नजरिया वास्तव में हम सभी के लिए सच है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। भले ही हमारे पास पूरी जानकारी ना हो, लेकिन हम ये समझने और समझाने के लिए कथाएं बनाते हैं कि चीजें किस तरह से होती हैं, वो क्यों होती हैं। अधिकांश लोग जब किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके अनुभव सीमित हैं। हम सभी चाहते हैं कि जिस जटिल दुनिया में हम रहते हैं वो कम से कम हमें तो समझ में आए।
इसलिए हम प्रभावी रूप से ब्लाइंड स्पॉट के अंतराल को भरने के लिए खुद को कहानियां सुनाते हैं। ये इतना सुकून देने वाला है कि हम खुद को ये बताने के लिए ललचाते हैं कि हमारा अपने जीवन के सभी हिस्सों में पूरा नियंत्रण है। इजराइल के एक मनोवैज्ञानिक अर्थशास्त्री डैनियल कैनमैन बताते हैं, ये कहानियां कैसे बनाई जाती हैं। योजना बनाते समय हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, दूसरों की योजनाओं और कौशल की उपेक्षा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत की व्याख्या करने और भविष्य की भविष्यवाणी करने दोनों में हम कौशल के कारण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भाग्य की भूमिका की उपेक्षा करते हैं। हम जो जानते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो हम नहीं जानते उसकी उपेक्षा करते हैं, और इसी से हमें अपने विश्वासों में अत्यधिक विश्वास हो जाता है। चर्चा में आगे है, अब तक की कही हर बात का कुल जमा निचोड़। तो अपने फायदे के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। कुल जमा। नमस्कार दोस्तों, अब हम धीरे धीरे अपने सफर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहे हैं। ये अध्याय कुछ और नहीं, बस एक सारांश है उन छोटे और कार्रवाई योग्य सबक के बारे में जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। लेखक के ही शब्दों में एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक डेंटिस्ट की कहानी जो बुरी तरह गड़बड़ा गई। हमें अपने पैसे का क्या करना है, इसके बारे में सलाह देने के खतरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है ये कहानी। क्लैरेंस नाम का एक आदमी साल 1931 में एक डेंटिस्ट के पास बहुत बदहाल अवस्था में पहुंचा। उस डेंटिस्ट ने सर्जरी करके क्लैरेंस को राहत दिलाने की कोशिश की। एक हफ्ते बाद क्लैरेंस की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर लापरवाही और बिना इजाजत इलाज करने का मुकदमा ठोक दिया। अब डेंटिस्ट का कहना था कि उसने अपनी समझ और ज्ञान के दम पर फैसला लिया और अपना काम ईमानदारी से किया। ये मसला बरसों तक अदालत में रहा और इसका कोई हल न निकल सका। चिकित्सकों का मानना है कि हितैषी होने के कारण मरीज को उनके इरादों पर और न्याय करने की क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। चिकित्सा एक जटिल पेशा है और चिकित्सकों और रोगियों के बीच की बातचीत भी जटिल है। वो अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि और कौन सा पेशा ऐसा है? वित्तीय सलाह देने का। लेखक आगे कहते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके पैसे का आपको क्या करना है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि आप क्या, कब और क्यों चाहते हैं। मैं बस ये आशा कर सकता हूँ कि आप मेरी सलाह से सहमत होंगे। इस चेतावनी के साथ आइए कुछ छोटी सिफारिशों को देखें जो आपको अपने पैसे के साथ बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। जब चीजें सही हो रही हों तो विनम्रता रखें और गलत होने पर क्षमा या करुणा खोजने के लिए उस रास्ते से हट जाएं, क्योंकि ये कभी भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना दिखता है। दुनिया बहुत बड़ी है और जटिल भी। भाग्य और जोखिम की शक्ति का सम्मान करें और बेहतर होगा कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। आपके पास सही रोल मॉडल खोजने का भी बेहतर मौका होगा। भविष्य में अधिक सामान या अधिक विकल्प रखने के लिए आप आज जो खरीद सकते हैं, उस इच्छा को दबाकर धन का निर्माण किया जा सकता है। आप कितना भी कमा लें, कभी भी सहेज नहीं पाएंगे अगर आप सिर्फ आज के मजे लेने में व्यस्त रहें। तो आपको सबसे अच्छे रिटर्न अर्जित करने या अपनी आय का एक विशिष्ट प्रतिशत बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। सभी वित्तीय निर्णयों के लिए सबसे अच्छा यूनिवर्सल गाइड पोस्ट है कि क्या इस निर्णय से मुझे अच्छी नींद आएगी। यदि आप एक निवेशक के रूप में बेहतर कमाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है अपने दायरे को बढ़ाना। निवेश में समय ही सबसे शक्तिशाली है। इससे छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं और बड़ी गलतियां दूर हो जाती हैं। ये भाग्य और जोखिम को बेअसर नहीं कर सकता, लेकिन ये परिणामों को उस ओर धकेलता है जिसके लोग हकदार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं। आपको बहुत सी चीजों के साथ काम न कर पाने में सहज होना चाहिए। आपको हमेशा व्यक्तिगत निवेश के बजाय अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखकर मापना चाहिए कि आपने कैसा प्रदर्शन किया है। व्यक्तिगत निवेश पर ध्यान केंद्रित करें। ये जरूरी नहीं है कि आप औरों को कैसे नजर आते हैं। अपने समय पर नियंत्रण हासिल करने के लिए धन का उपयोग करें। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिसके साथ चाहते हैं, ठीक वैसा करने की क्षमता जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। आप जैसे हैं बहुत हैं। आपकी संपत्ति से कोई भी प्रभावित नहीं है। आपको लगता है कि आपको महंगी कार या एक अच्छी घड़ी चाहिए, लेकिन दरअसल आप जो चाहते हैं वो है सम्मान और प्रशंसा। बचत करें, सिर्फ बचत।
आपको बचत करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। कार या डाउन पेमेंट या मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना बहुत अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना जिनकी भविष्यवाणी करना असंभव है, बचत करने के सर्वोत्तम कारणों में से एक है। कई स्मार्ट, सूचित और उचित लोग भी वित्त निवेश से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और इच्छाएं काफी भिन्न होती हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि कोई एक सही उत्तर नहीं है, केवल वो उत्तर सही है जो आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों, इन सुझावों के साथ ही हम मॉर्गन हाउसल की लिखी इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के समापन पर आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों का लाभ उठाएंगे। नमस्कार।